आज हमारे साथ एक खास मुलाकात में जाने माने लेखक असगर वजाहत साहब जी मौजूद हैं। उनके लिखे नाटकों की काफ़ी चर्चा रही। इतिहास के झरोके से वर्तमान को देखने और उनका अलहदा अंदाज रहा। आइए उनसे बातचीत कर उनके सफ़र के बारे में विस्तार से जानते हैं। असगर साहब जी, आज की जनधारा और वीआईपी चैनल में आपका स्वागत है। असगर साहब जी, आपका बचपन कैसे गुजरा? देखिए, ये बचपन जो है वो फ़तेहपुर में उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो कानपुर और इलाहाबाद के बीच में है। तो वहाँ बचपन गुजरा और जिस स्थान पर बचपन गुजरा वो शहर से दूर एक ऐसा स्थान था जहाँ प्रकृति चारों तरफ बिखरी हुई थी। दूर दूर तक कोई घर या कोई आबादी या कोई बाज़ार नहीं थी। तो जो लोग रहते थे वहाँ वही लोग रात दिन दिखाई देते थे, नया कोई चेहरा नहीं था। और बहुत ही शांतपूर्ण और बहुत ही सौम्य वातावरण में बचपन जो है बीता। प्रकृति के साथ जो है वो बड़ा अच्छा और बड़ा गहरा संबंध बनता था हम लोगों का, क्योंकि प्रकृति के अतिरिक्त वहाँ पर और कुछ ऐसा नहीं था जिसमें कि बहुत अधिक रुचि ले जा सके। तो हमारा परिवार और परिवार के बहुत से सदस्य उसी इलाके में रहते थे और आपसी मतलब सहयोग, मेल जोल ये सब था। लेकिन बाहर की दुनिया से संपर्क जो है वो कम होता था, बहुत कम होता था। तो इसीलिए जब मैं बाहर की दुनिया में आया तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि एक सीमाएं जो हैं वो टूट गईं जिन सीमाओं में थे। तो उससे आनंद भी मिला, कुछ अच्छा भी लगा, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ झिझक भी पैदा हुई। तो वो झिझक जो है वो बड़े लंबे अरसे तक सामने रही, क्योंकि बचपन ऐसे बीता था जहाँ पर अजनबी लोग, अजनबी माहौल और वातावरण बिल्कुल नहीं था। कोई किसी तरह का नयापन भी नहीं था। तो ये था कुल मिला जुला करके बचपन जो बीता और उसका जो प्रभाव रहा, तो वो ये है। असगर साहब जी, आपकी पढ़ाई कहाँ हुई और आपको लिखने का शौक़ कब से हुआ? देखिए, पढ़ाई मेरी जो बुनियादी पढ़ाई है हाई स्कूल तक, तो वो तो वहीं फ़तेहपुर में हुई जी। और उसके बाद फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वहाँ चला गया। वहाँ से मैंने पहले बीएससी किया, उसके बाद फिर एमए किया हिंदी साहित्य में, वहीं से पीएचडी वगैरह किया। तो ये दो जगह हैं जहाँ से शिक्षा हुई। और उसके बाद फिर तो पोस्ट डॉक्टरेट के लिए जेएनयू में भी मैं गया था, यानी पीएचडी के बाद फर्दर रिसर्च का काम जो है वो वहाँ किया। तो ये पढ़ाई के रहे। इसमें मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि प्रारंभ में मेरी जो पढ़ाई है वो विज्ञान के विषयों में हुई, लेकिन बहुत जल्दी ये बात सामने आ गई कि विज्ञान के जो विषय हैं तो उनमें मेरी वैसी गति नहीं है जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जो झुकाव था, जो रुझान था, वो साहित्य की ओर, भाषा की ओर, कलाओं की ओर था। तो बीएससी करने के बाद फिर ये लगने लगा कि अब अगर हमने साइंस की पढ़ाई जारी रखी तो उसके कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं होंगे। इसलिए साइंस की पढ़ाई छोड़कर साहित्य की पढ़ाई को शुरू किया और फिर वहीं से हिंदी में एमए किया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। तो ये पढ़ाई का रहा पूरा। और विश्वविद्यालय में आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय की पढ़ाई ऐसी होती है कि विभिन्न विषयों के लोगों से आपका संपर्क होता है। तो वहाँ जो आर्ट्स फैकल्टी थी, वहाँ उर्दू डिपार्टमेंट, पर्शियन डिपार्टमेंट, अरबिक डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट, संस्कृत डिपार्टमेंट, ये सब थे। तो कला और साहित्य के ये सारे के सारे जो रूप हैं वो वहाँ देखने के लिए, जानने के लिए मिले।
तो एक प्रकार से विश्वविद्यालय आपके सामने बहुत सी खिड़कियां खोलता है। तो वो बहुत सी खिड़कियां खुली जिसका फ़ायदा लेखन में भी हुआ और उसके बाद आगे काम करने में भी हुआ। असगर साहब ये बताइए, दरअसल आप कह रहे हैं कि बहुत सारी खिड़कियां हुई, पर इधर के विश्वविद्यालय तो खिड़कियां नहीं खुल रहे हैं। जिस तरह का एजुकेशन का एक के क्षेत्र में प्रयोग हो रहा है, इसके माध्यम से यूथ को मतलब एक अलग तरह की दुनिया दिखाने की कोशिश हो रही है, जिसपे आप लगातार दिखते हैं। ये आपके नाटक भी हैं, आपकी कहानियाँ भी हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस पढ़ाई को दिखाई? देखिए, मुझे लगता ये है कि जो वास्तव में जो पढ़ाई है और जो विश्वविद्यालय में पढ़ाई होनी चाहिए वो ऐसी होती है कि जिसमें छात्र का एक चहुमुखी विकास होता है। वो अगर एक विषय पढ़ता है तो उस विषय के साथ वो दूसरे विषयों के बारे में भी उसकी जानकारी होती है, वो उसके बारे में नॉलेज लेता है। आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि एक प्रकार की राजनीति है जो शिक्षा जगत के ऊपर हावी हो गई है। और वो राजनीति ऐसी है कि जिसने छात्रों को उनके चहुमुखी विकास से काट कर और केवल एक दिशा में उनको मोड़ दिया है। और ये आशा की जा रही है कि अब वो उसी दिशा में ही आगे जाएंगे, जो उनके लिए बड़ा हानिकारक है। क्योंकि हानिकारक इसलिए है कि शिक्षा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि व्यक्ति जो है इनलाइटेंड होता है। वो एक प्रकार से असहमति को समझने की कोशिश करता है, वो उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। लेकिन अगर आप उसके व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास को रोक देंगे तो उसके अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं हो पाएगी, कोई समझ बन नहीं पाएगी और जड़ता और कट्टरता उसके अंदर भर जाएगी। तो ये जड़ता और कट्टरता जो है ये समाज के लिए कितनी हानिकारक है ये हम सब जानते हैं। एक अच्छे समाज में जड़ता और कट्टरता का कोई स्थान नहीं है। एक प्रकार की उदारता और एक प्रकार की सहनशीलता वो बहुत ज़रूरी है, जो शिक्षा का बुनियादी काम है और जो आजकल हो नहीं रहा है। आपने अपने नाटक के जरिए एक प्रकार से लोक शिक्षण का काम किया। जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। दरअसल वो जो बात आप कह रहे हैं कि एक जो दो मुल्क भी हों, दो संस्कृति हों, उनके बीच एक प्रकार का जो बहनापा होता है, एक प्रकार की रिलेशनशिप होती है, जिसकी बात आपका नाटक करता है, तो वो कहीं ना कहीं समाज से गायब हो रहा है। इधर के नए दौर में चाहे वो सिनेमा हो चाहे सोशल मीडिया हो, वो कोशिश ये कर रहा है कि वो इस खाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और आप लगातार अपने लेखन में, अपनी कहानी में, अपने नाटक में उसको बता रहे हैं कि समाज किस तरह से एक साझा संस्कृति में रहता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं और अपने नाटकों में या अपनी रचनाओं में इसको समाहित करते हैं बार बार? देखिए, ऐसा है कि जो समाज को तोड़कर समाज से लाभ उठाने वाले लोग हैं, जिसमें मुख्य रूप से विशेष प्रकार की एक राजनीति पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो समाज को तोड़कर अपना लाभ उठाते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। और हमारे देश में नहीं, सारी दुनिया में करते रहते हैं, संसार में करते रहते हैं। तो तोड़ने वाले और जोड़ने वाले दोनों हैं। कभी कभी ये होता है कि कोई एक पक्ष जो है वो भारी पड़ जाता है, दूसरा पक्ष जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो हमारे देश में अभी जो बनाने वाला पक्ष है, जो निर्माण करने वाला पक्ष है, जो पॉजिटिव पक्ष है, जो सकारात्मक सोच है, तो वो लगता है कि थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है। और इसके विपरीत जो समाज को और लोगों को बांटने की सोच है, जो डिवाइड करने के फैक्टर हैं, जो समाज को अलगाव कर रहे हैं समाज के अंदर, तो उनका लगता है कि प्रभाव जो है वो बढ़ रहा है। अब कारण बहुत से हो सकते हैं। कारण ये हो सकते हैं कि जिसने अपने समाज पर अधिक ध्यान नहीं दिया, जिसने अपने समाज के साथ संवाद नहीं किया, जिसने अपने समाज को बारीकी से नहीं समझा और उसको एक प्रकार की दिशा देने की कोशिश नहीं की, तो निश्चित रूप से वो उसकी बात जो है समाज, देखिए समाज जो है वो एक तरह से गीली मिट्टी है। गीली मिट्टी है, आप इसको जैसे चाहें बनाएं,
बनाने के विधियां हैं, बनाने के तरीके हैं। ख़ास तौर से जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारा मीडिया है, जो हमारे और इंफॉर्मेशन के जो सोर्स हैं, वो उस गीली मिट्टी को शेप देते हैं। कौन कितना शेप दे पा रहा है, ये बात देखने की है। तो ये हमारे समाज में हुआ है। आपका एक नाटक है इन्ना की आवाज़, जिसमें आप कहते हैं कि व्यवस्था जो है वो इन्ना जैसे मतलब एक रहम दिल आदमी को भी व्यवस्था बदल देती है। एक दूसरा आपका नाटक है godse@गांधी.com, जहाँ पर गांधी के प्रभाव में आके गोडसे अंत में गांधी का रास्ता अपनाता है। एक तीसरा आपका नाटक है जिन लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मा ही नहीं। और अभी आपने हाल ही में तुलसीदास को लेकर महाबली नाटक लिखा। इसके पहले भी आपके बहुत सारे नाटक हैं, आपकी कहानियां हैं, पर उनका मूल तत्व कहीं ना कहीं उसमें आपसी प्रेम या एक दूसरे के साथ समन्वय है। और एक जगह जैसे इन्ना की आवाज़ में आप कहते हैं कि व्यवस्था का प्रभाव, फिर अंत में इन्ना भी जो है वो अपने वर्ग को पहचान के वो जान जाता है कि उसकी आवाज़ कहाँ है और वो सत्ता की आवाज़ को छोड़ता है। देखिए, ये नाटक जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, तो ये समाज में जो सकारात्मकता है उसकी खोज करते हैं। तो समाज में सकारात्मकता की खोज करने का प्रयास नाटकों में लगातार होता रहता है। जैसे कि लाहौर वाले नाटक में, जिस लाहौर नहीं देखा, उस नाटक में आप ये देखते हैं कि किस तरह दो विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक दूसरे के साथ मानवता के आधार के ऊपर रिश्ता बनाते हैं। उनको भाषा और धर्म का बंधन जो है वो उनके सामने कोई दिक्कत पैदा नहीं करता है, बल्कि वे उसको समझ लेते हैं और इस प्रकार से वो एक रिश्ता बनाते हैं आपस का। इसी तरह से आप देखिएगा कि ये जो महाबली नाटक है आप कह रहे हैं, तो इसमें जो 16वीं शताब्दी में महाकवि तुलसीदास ने जो महत्वपूर्ण काम किया, उनमें से सबसे जो महत्व की बात मैं मानता हूँ वो ये है कि उन्होंने विचार का लोकतांत्रिकरण किया, आइडिया को डेमोक्रेटाइज़ किया। आइडिया को डेमोक्रेटाइज़ करना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, जो आज भी करना कठिन है। किसी विचार को आप लोगों तक ले जाएं और लोग उस विचार को माने, एक्सेप्ट करें, बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने कहा कि तुलसीदास ने लोक व्यापीकरण किया, पर तुलसीदास ने, मुझे याद आता है कि तुलसीदास ने जब अपनी रामचरितमानस लिखी तो वो जानते थे कि लिखकर कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने उसका मंचन भी कराया रामलीला के जरिए, और उन्हें समाज के उन वर्गों को अपने साथ जोड़ा कि जिनको लोग सामंता नहीं छोड़ते थे, और तुलसी ने लोक भाषा में लिखा। इसलिए तुलसीदास के राम जो है वो जन जन के राम बनते हैं। तो कहीं जैसे आप रंगकर्मी नाटककार हैं, आप नाटक लिखते हैं, पर आपके नाटकों का मंचन, नाटक तभी पूरा होता है जब उसका मंचन हो। तो जैसे तुलसीदास ने जो प्रयास किए, कभी क्या आपको ऐसा लगा कि ये जो नाटक है ये मैंने चूंकि लिखा है तो इसे मुझे निर्देशित करना चाहिए, या इसको फिल्म के रूप में अगर कोई बना रहा है, जैसा अभी हमने जाना कि आपका एक राजकुमार संतोषी जो है गांधी.com, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं इस प्रक्रिया को? देखिए, फिल्म या नाटक का लिखना और नाटक को निर्देशित करना, इसमें एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशनल पक्ष है, ऑर्गेनाइजेशनल पक्ष का मतलब ये हुआ कि नाटक को लिखना एक प्रकार से इंडिविजुअल आर्ट हो गई कि आप अकेले बैठे हैं और आपने नाटक को लिख दिया। लेकिन जब आप नाटक को मंच पर करते हैं तो उसमें बहुत से लोग और बहुत से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, बहुत से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर इन्वॉल्व होता है, फाइनेंशियल फैक्टर होता है, इंटरपर्सनल फैक्टर इन्वॉल्व होता है, और बहुत से ऐसे पक्ष हैं जिनको एक लेखक जो है वो आसानी से हल नहीं कर सकता, क्योंकि लेखक का काम बुनियादी तौर के ऊपर लेखन है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशनल झंझट में पड़ जाएगा, अगर वो ये
चिंता हो जाएगी उसको कि अब कॉस्ट्यूम कहाँ से आएगा और अब मेकअप मैन कहाँ से आएगा और अब ये पर्दा कहाँ से लगेगा और संगीत बजाने वाले संगीत कैसे बजाएंगे, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये उसके लिए एक प्रकार का बोझ बन जाएंगी। मोहन राकेश और श्यामानंद जालान जो थे, हाँ। तो जैसे मोहन राकेश का लिखा नाटक था और श्यामानंद जालान उसको कर रहे थे, तो एक रचना प्रक्रिया में एक लेखक के साथ एक निर्देशक, तो आप जैसे एक फिल्मकार है और आप लेखक हैं, तो उस रचना प्रक्रिया में आप कई बार शामिल भी होते होंगे जब प्रोडक्शन हो रहा है। हाँ हाँ, शामिल होना बिल्कुल है। देखिए, शामिल होने का मतलब ये हुआ कि जो निर्देशक कर रहा है उस निर्देशक के काम के ऊपर आप अपनी राय, अपनी सहमति, अपनी टिप्पणी, अपना ऑब्जर्वेशन बताएं, है ना, दें उसको। और ये बहुत अच्छा है। मैंने तो देखा है यूरोप में कि नाटककार जो है मंडलियों के साथ रहते हैं, वो कई कई साल साथ रहते हैं और नाटक को डेवलप करते हैं उनके साथ, और उसके बाद उसके मंचन होते हैं। लेकिन निर्देशक नहीं होते राइटर निर्देशक नहीं है, क्योंकि राइटर को जो कुछ देना है नाटक पर वो उसने शब्दों में दिया है। उस शब्दों को इन्हेंस करने का काम, उनको बढ़ाने का काम, उनको विस्तार देने का काम, उसको व्यापक बनाने का काम वो निर्देशक का है, वो निर्देशक करता है। तो ये कलेक्टिव आर्ट है, इंडिविजुअल आर्ट नहीं है। और अगर ये इंडिविजुअल आर्ट आप बना देंगे तो ये सीमित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सीमित? लेखक के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट से उसने लिखा, उसी कॉन्सेप्ट से वो अगर उसको मंच के ऊपर लाएगा तो क्या होगा कि उसमें कोई इनपुट और नहीं आ पाएगी, नई इनपुट नहीं आ पाएगी। तो इसलिए अगर नई इनपुट को आना है, और ये कलेक्टिव आर्ट है, एक आदमी की कला नहीं, तो लेखक को सहयोग देना चाहिए, रहना चाहिए साथ में जो निर्देशक है, और उसमें अपना योगदान देना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से मतलब डायरेक्शन देने का काम एक वो और समझदार व्यक्ति के ज़िम्मे होना चाहिए कि जो थीम को समझकर, उसकी सारी आवश्यकताओं को समझकर उसको वो और बड़ा आयाम दे। ये एक बात अभी देखने में आती है कि हमारे समाज में, खास करके हिंदी समाज में, जो लेखक है या जो गीतकार है उसको उतना तवज्जो नहीं मिलता। जो फिल्म होती है, जैसे गाना है तो गायक का हो जाता है, फिल्म है वो डायरेक्टर की हो जाती है, एक्टर की हो जाती है, नाटक है डायरेक्टर का हो जाता है। कई बार तो लोग नाम ही नहीं लिखते कि लेखक कौन है। दूसरा, प्रकाशक जो है वो, ये भी विवाद चल रहा है कि लेखक की रॉयल्टी भी जो है वो नहीं देते, उसकी जो देना चाहिए उसका वाजिब हक वो भी गायब कर देते। कई बार तो लोग उससे अनुमति भी नहीं देते। इस सब चीज़ों से आप, चूँकि आपकी रचनाएं बहुत सारी प्रकाशित, सिनेमा भी बन रहा है, नाटक भी हो रहे हैं, ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर लेखक का लिखा हुआ कोई नाटक है तो आप उसका नाम न दें, है ना। फिल्म में अगर आप बना रहे हैं तो न दें। अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा जो अनैतिक मामला होगा। एक बात मैं आपको ये बताऊं कि जो मूल चीज़ है वो है शब्द, वो है लिखा हुआ, है ना। लिखे हुए के आधार पर ही निर्देशक अपना पूरा एक महल खड़ा करता है, एक भवन खड़ा करता है निर्देशक। लेकिन उसकी जो आधार है, उसका जो आधार है वो तो लिखे हुए शब्द है ना। तो लिखे हुए शब्दों के महत्व को, अगर लिखे हुए शब्द ना हो तो निर्देशक क्या करेगा? वो आउट ऑफ नथिंग जो है नाटक नहीं बना सकता है कि साहब कुछ नहीं है उसने नाटक बना दिया। तो लिखे हुए शब्दों का महत्व है, और उस महत्व को सही जो निर्देशक हैं वो स्वीकार करते हैं, और सही जो डायरेक्टर हैं वो ये मानते हैं। मेरे इस नाटक के ऊपर जो राजकुमार संतोषी फिल्म बना रहे हैं, बना दी उन्होंने, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका नाम पहले जाएगा, फिल्म लिखने में आपका नाम पहले जाएगा, क्योंकि ये नाटक या ये विचार या ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपके मन में आया है, तो इसलिए आपका नाम पहले होगा, उसके बाद मेरा नाम होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई
जो चोर हैं उनका कोई इलाज नहीं है, वो तो चोरी करते रहेंगे। लेकिन ये है कि उसको लोग गलत भी मानेंगे कि उन्होंने जो चोरी की है वो गलत की है, लेकिन जो सच्चाई ये है कि लेखक के योगदान को बहुत सही ढंग से सामने रखना चाहिए और उसको छिपाने की या कम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।